नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो दोस्तों, आज हम आपको करवाने वाले हैं सब्जेक्ट जो आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हुआ था 2023 दिसंबर 2023 बीपीएससी का एग्जाम हुआ था टीचर बनने के लिए, जो 9th और 10th क्लास के लिए जो टीचर्स बनते हैं। आप सभी को पता है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का जो एग्जाम हुआ था, इसमें 3 पार्ट बनाए गए थे। सो जो यहाँ पर पार्ट 3 है, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक था आपका फिजिकल एजुकेशन का, और यहाँ पर पूरे के पूरे 80 क्वेश्चंस है वो कैंडिडेट्स से पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो ये क्वेश्चन पेपर था, इसके जो आंसर की है ऑफिशियल आंसर की वो भी आ चुकी है। तो उसी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस को दोबारा से एक बार चेक करने वाले हैं। क्या आपको यहाँ पर इनमें से हेल्प मिलेगी आपके नेक्स्ट जो अपकमिंग एग्जाम्स होंगे, वो चाहे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का है या फिर यूपी टीजीटी की पीजीटी की बात कर रहे हैं, या फिर एलटी ग्रेड और डी ट्रिपल एसबी का जो अभी एग्जाम होने वाला है। सो इसके अंदर भी ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो चलिए इन क्वेश्चंस को कर लेते सॉल्व। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और साथ में आपके लिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लासेस हमेशा यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। सो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और भाई ये जो क्वेश्चन की कह सकते हैं जो हिंदी मीडियम है मेरे पास में, और ये सेट ए है। ठीक है भाई, सेट ए की यहाँ पर आंसर की हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो ये क्वेश्चन है कि एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है। सो यहाँ पर एनसीटी का पूर्ण रूप बनता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसमें ऑप्शन जो आपको मिलेगा राइट, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम साथ ही साथ में कर लेते हैं 74 नंबर। और यहाँ पर पूछा गया है कि भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया है। सो जो खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया है ये 2017-18 के अंदर शुरू किया गया है। और खेलो इंडिया कार्यक्रम को पहले आप कह सकते हैं कि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम है अभी चेंज कर दिया गया। ठीक है, और अब यहाँ पर इसको खेलो इंडिया कहा जाता है। सो 2018 से ये लगातार आपके जो खेलो इंडिया गेम्स है होते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि शारीरिक शिक्षा में शोध उन्मुख पाठ्यक्रम कौन सा है। शोध उन्मुख का मतलब है कि यहाँ पर शोध रिसर्च के लिए यहाँ पर जो आपका काम करता है। सो यहाँ पर देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। हालांकि देखिए जो पीडीएफ है ये नहीं है। ठीक है, तो देखिए भाई पीडीएफ तो मेरे ख्याल में कोई कोर्स होता नहीं है। बाकी पीएचडी है और जो एमफिल है ये आपके रिसर्च वर्क होते हैं। सो यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। सो यहाँ पर इसमें जो बोर्ड ने राइट माना है, ये माना है कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन है वो राइट है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि नॉकआउट आधार पर खेला जाने वाला फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है। सो यहाँ पर भी आपको देखिए 5 ऑप्शन इसमें मिल रहे हैं। सो संतोष ट्रॉफी जो है ये नॉकआउट बिहाफ पे आपका खेला जाता है। ठीक है, नॉकआउट आधार पर पूछा गया भाई। वैसे हीरो लीग है, इंडियन सुपर लीग है, तो ये भी आपके खेले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो संतोष ट्रॉफी है ये नॉकआउट आधार पर खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि किसी संस्था की 4 दीवारी के अंदर होने वाले जो इवेंट्स होते हैं उस प्रतियोगिता को क्या कहते हैं। सो इसको इंट्राम्यूरल कहा जाता है। और जो इंट्राम्यूरल है ये लैटिन वर्ड है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन और म्यूरल का मतलब होता है वॉल। ठीक है, तो 4 दीवारी के अंदर होने वाली प्रतियोगिता है उसको इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि खेलो इंडिया कार्यक्रम में कितने कार्य क्षेत्र हैं। मतलब जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है, जैसे कि इसमें जो स्पोर्ट्स नर्सरीज हैं, ठीक है, वो चाहे कोचिंग की बात कर लें या फिर बच्चों की डाइट से लेके, ठीक है, कब उनको स्पोर्ट्स किट देनी है, खेल नर्सरीज कहाँ पे खोली जानी है, ठीक है, कहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, नेशनल जो इवेंट्स होने वाले हैं, जैसे खेलो महाकुंभ भी आपने नाम सुना होगा, खेलो इंडिया है, ठीक है, फिट इंडिया प्रोग्राम है। तो ये सारे के सारे आपके इसी के तहत चलते हैं। तो जो इसमें टोटल आपके कह सकते हैं जो कार्यक्रम आपके शामिल किए गए हैं, जो कार्य क्षेत्र बनाए गए हैं, ये टोटल इसमें हो जाएंगे 12। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो नया आदर्श जो ओलंपिक वाक्य है वो कौन सा है। सो भाई जो नया ओलंपिक आदर्श वाक्य है अब लैटिन के अंदर किस प्रकार पढ़ा जाएगा। सो इसको पढ़ा जाएगा अब सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस और कम्यूटेटर।
ठीक है। तो जो 2021 के अंदर आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ है, इस टोक्यो ओलंपिक से ठीक पहले 2020 के अंदर ये डिसीजन ले लिया गया था कि इसके अंदर एक नया वर्ड जोड़ दिया जाएगा जिसका नाम रहेगा कम्युनिटर। कम्युनिटर का मतलब होता है टुगेदर, तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। ठीक है, तो ये जो आपका लैटिन वर्ड के अंदर अभी कम्युनिटर भी इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाया गया है भाई। और मोस्टली क्वेश्चंस देखिए, मुझे जहां तक मैंने इस क्वेश्चन पेपर को रीड किया है, और 80 क्वेश्चंस भाई एक बार बताना जरूरी समझूंगा मैं, 80 क्वेश्चंस में से मोस्ट प्रोबेबली मैं ये मान रहा हूं कि जो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है, लगभग लगभग वहां पर 65 से लेके 70 जो क्वेश्चंस है आपको हमारे जो चैनल पर वीडियोस मिल रही है उसमें आप जाके एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां पर ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे और रिसेंटली आपके करवाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया था कि ओलंपिक ध्वज का निर्माण बैरन पीरेडी कुबर्टिन के मार्गदर्शन में किस वर्ष किया गया था। तो देखिए यहां पर ऐसा कोई भी ऑप्शंस नहीं है जिस सन के अंदर बैरन पीरेडी कुबर्टिन ने बनाया हो। मैं आपको बता दूं 1913 के अंदर बैरन पीरेडी कुबर्टिन ने जो ये ओलंपिक का ध्वज था इसको बना लिया था, लेकिन इसको 1914 के अंदर एक मीटिंग हुई थी, कह सकते हैं कि जो ओलंपिक कमेटी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका अधिवेशन हुआ था, इसकी बैठक हुई थी, उस मीटिंग में डिसीजन लिया गया था कि 1916 के अंदर इसको फहराया जाएगा आपका जो नेक्स्ट ओलंपिक आएगा। लेकिन ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये आपका नहीं हो सका और 1920 के अंदर एटम वर्प ओलंपिक में इसको फिर फहराया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आपको मोस्ट सुटेबल आंसर नहीं मिल रहा है, सो उपयुक्त में से कोई नहीं पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में आपको नहीं मिल रहा है 1913 और 1914 में से, अगर इनमें से एक होता तो आप क्लिक कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 78 नंबर करेंगे, साथ के साथ में फिर हम 81 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि बैरन पीरेडी कुबर्टिन को किसके पिता के रूप में माना जाता है। सो बैरन पीरेडी कुबर्टिन को आप सभी को पता होगा कि 23 जून, ठीक है भाई, मैं साथ के साथ में लिख रहा हूँ, 23 जून 1894 को इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कर दी थी। और 1896 के अंदर है जो फर्स्ट टाइम आपके ओलंपिक गेम, मॉडर्न ओलंपिक गेम आपके खेले गए थे। ठीक, और मॉडर्न ओलंपिक गेम की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे भी विंटर और समर कोई अलग अलग ओलंपिक नहीं थे। ये 1924 के अंदर, कब भाई, 1924 के अंदर ये आपके अलग किए गए थे। ठीक है, 1924 में विंटर और समर ओलंपिक आपके डिवाइड हो गए थे, अदरवाइज इनको सिर्फ ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर मॉडर्न ओलंपिक जो गेम्स को शुरू करने का श्रेय जो है बैरन पीरेडी कुबर्टिन को जाता है, और ये फ्रांस के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि ओलंपिक जो आपका स्वर्ण पदक दिया जाता है उसमें निम्न में से कैसे बनता है। तो भाई इसको बनाने के लिए देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 1912 में मतलब कह सकते हैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आपके बिल्कुल सॉलिड, क्या भाई, सॉलिड गोल्ड मेडल आपके दिए गए थे। ठीक है भाई, सॉलिड गोल्ड मेडल दिए गए थे 1912 में। इसके बाद में जो आपका गोल्ड मेडल है उसको बनाने के लिए एक कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, मानक नियम तय किए गए, और उसमें यह तय किया गया कि सिर्फ 6 ग्राम इसके अंदर सोना होगा। ठीक है, और बाकी की जो है इसके अंदर 92.5% है सिल्वर, मतलब चांदी का यूज किया जाएगा। सो ऑप्शन यहां पर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है कि प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीक देवी देवताओं के पिता खालिस्तान के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। तो आपको पता भी होगा भाई, देखिए 776 ईसा पूर्व है ये ओलंपिक गेम्स आपके स्टार्ट हुए थे, और 394 एडी के अंदर है, मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें 394 ईस्वी के अंदर जो थियोडोसियस वन था, थियोडोसियस वन, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, इन गेम्स को बंद कर दिया था। तो उससे पहले जो आपके ओलंपिक गेम है, ओलंपिक गेम्स में भी आप देखेंगे जहां पर ओलंपिक है, जो आपका अपोलो देवता भी एक देवता हुआ जिसकी याद में आपका किए जाते थे, पोसिडन देवता भी था। ठीक है, तो ये समुद्र के देवता माने जाते हैं। ठीक है, इसके साथ में जैसे आप बात कर रहे हैं जीएस के बारे में बात कर रहे हैं, सो ये जो इसमें ओलंपिक है, ठीक है, नेमियन है, पीथियन है, स्थीमियन जो गेम्स आपके करवाए जाते थे। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि जो ओलंपिक खेल जो है ग्रीक देवी देवताओं के सम्मान में किए जाते थे, तो उनके पिता का नाम क्या था। सो भाई यहां पर इनका नाम है जीएस। ठीक है, सो ऑप्शन यहां पर आपको राइट मिल रहा है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि जो भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भाई देखिए एक चीज यहां पर क्लेरिफाई कर, मैं रेजर का यूज कर रहा था भाई, रेजर नहीं काम कर रहा है, चलिए बिल्कुल ही रेज करके वापस से इसको ले लेते हैं। सो भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो स्थापना है ये 1900
1927 के अंदर हुई थी, आप सभी को पता है। इससे पहले 1924 के अंदर भी एक इंडियन ओलंपिक काउंसिल क्या बनाई गई थी भाई, इंडियन ओलंपिक काउंसिल बनाई गई थी। एक्चुअल में उसको मान्यता नहीं मिली थी, ठीक है। फिर 1927 में इसको मान्यता मिली थी, तो उस टाइम पे सर दोराबजी टाटा, ठीक है, सर दोराबजी टाटा जो है यहाँ पर इसके पहले अध्यक्ष चुने गए। और जो यहाँ पर एजी नोरेन है, और इसके साथ में आपने जीडी सोधी का भी नाम सुना होगा, सो एजी नोरेन को वहाँ पर एक सचिव बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 83 नंबर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि योग का अर्थ मनुष्य के निम्नलिखित में से किन पहलुओं का एकीकरण है। तो भाई यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शंस में ऐसे दो ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो देखिए एकीकरण की बात करें ना, तो इसमें शारीरिक और मानसिक, ठीक है, इन दोनों का ही एकीकरण रहता है। जिसमें आप कह सकते हैं कि जो अष्टांग योग भी अगर आपने पढ़ा होगा, तो अष्टांग योग में भी 8 भाग हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो इसमें धारणा, ध्यान, समाधि है, ये अंतरंग कहे जाते हैं। अंतरंग का मतलब है अंदरूनी, जिसमें आप मानसिक अपना संतुलन बना के रखते हैं और अपना किसी भी चीज पे फोकस करते हैं, ठीक है, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन। लेकिन जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये एक्चुअल में आपके बहिरंग है, मतलब इसमें शरीर की शुद्धि, शरीर को स्वस्थ रखना और शरीर को मतलब ध्यान समाधि में लेके जाने के लिए कैसा आपको बनाना चाहिए, उस पर जोर दिया गया है। तो ये शारीरिक और मानसिक इन दोनों पे ही काम कर रहा है। सो यहाँ पर इन दोनों ही ऑप्शंस पे आपको रिलाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन इसमें आप डी पे क्लिक कर देंगे। उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शंस आपको राइट मिल रहे हैं, सो ऑप्शन डी यहाँ पर बोर्ड ने राइट माना है भाई, ठीक है। तो इसमें आध्यात्मिक और जो भौतिक है ये भी आपका इसमें ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि नियमित रूप से आसन करने से निम्नलिखित से कौन सा लाभ होता है। तो देखिए जब आप रेगुलरली आसन परफॉर्म करेंगे रेगुलरली, तो इसमें होगा क्या, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बनेगी, ठीक है, एक इसके साथ में है कंसंट्रेशन में, जैसे आप ताड़ासन करते हैं, वृक्षासन करते हैं, ठीक है, सर्वांग आसन करते हैं, तो ये कंसंट्रेशन के साथ में किए जाने वाले होते हैं। तो इसमें आपका बेहतर फोकस भी बनता है और पेट की ताकत में भी सुधार होगा। जैसे वज्रासन आपने परफॉर्म कर लिया, ठीक है, आपने धनुरासन परफॉर्म किया, आपने भुजंगासन किया, ठीक है, तो इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। पवन मुक्तासन से आपका बॉडी के अंदर जो कह सकते हैं जो वात जो तत्व है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको तीनों ही राइट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट है, सो ऑप्शन डी पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है। तो देखिए मैं योग सूत्र की बात कर रहा था, योग सूत्र पतंजलि ने दिया है, इसके अंदर 4 भाग है भाई, ठीक है, इसको पढ़ भी लेना, 4 भाग। और जल्द ही मैं योग से रिलेटेड एक वीडियो भी लेके आऊंगा, जिसके अंदर आपको कोशिश करूंगा कि 100 के करीब है क्वेश्चन आपको करवाए जाए। सो अष्टांग योग है, ये पतंजलि ने दिया, इसको 4 योग सूत्र के अंदर 4 भाग थे। तो जो इसमें कैवल्य पाद है इसके अंदर आपका बताया गया अष्टांग योग। सो अष्टांग योग के भी 8 भाग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यहां पर देखिए इनमें से कोई भी ऑप्शंस आपको नहीं मिल रहा है। एक्चुअल में जो ये आपका न्योली है, नेति है, धोती है, ठीक है, तो ये आपके षट कर्म है, षट कर्म भाई, ठीक है, इसको शुद्धि क्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर इनमें से कोई भी ऑप्शंस राइट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर उपयुक्त में से कोई नहीं पे आप क्लिक कर देंगे। मतलब यहां पर सीधा सा ये हो गया कि आप ऑप्शंस इसमें क्लिक करेंगे ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि जीवन शैली से संबंधित बीमारी कौन सी है। तो भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने कई बार और मैं अपने चैनल पे भी ये चीजें बोल रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि भाई यूट्यूब को आप सिर्फ ये मत मान के चलिए कि यही सब कुछ है, ठीक है। आपने सुना भी होगा ना, गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो भाई ऑफलाइन क्लासेस जरूरी हैं, ऑफलाइन क्लासेस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ऑफलाइन क्लासेस अगर आप देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं भाई, मैं मेरे चैनल पर और ना कोई मैं पेड कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस रहती हैं। मैं हर बार आपको एक चीज़ बोलता हूं भाई, जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं तैयारी कर रहे हैं, मेरे से भी जुड़े हुए हैं, मैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ और रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि आप है ना बुक्स को अपना साथी बना लीजिए, ठीक है। बुक्स से, किताबों से अच्छा कोई जीवन साथी नहीं है। तो भाई आप इन किताबों को खरीद लीजिए,
पढ़िए, इनको बार बार पढ़िए, ठीक है, इसी से आपको हेल्प मिलेगी। मैं जो तैयारी करवाता हूँ एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज आपको दे देता हूँ, जहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को देख सकते हैं। तो भाई आप अगर दिन में अगर मैं ये बोलूँ ना, अगर आप 30 मिनट्स है सिर्फ रील जो आपके शॉर्ट्स वीडियो आप उनको स्क्रॉल करने में निकाल देते हैं, अगर आप 30 मिनट्स अपनी बुक्स के साथ में बिताएंगे तो आपको बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, कम से कम 4 से 5 घंटे अपनी बुक्स को अभी से देना शुरू कर दीजिए, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं तो। ठीक है, मैं इसीलिए आपको आधे घंटे की या फिर 1 घंटे का सेशन इसलिए प्रोवाइड करवाता हूँ ताकि आप अपनी बुक्स को भी अपना पूरा टाइम दे पाएँ। ठीक है, आप बुक्स में से पढ़े और अपनी तैयारी को चेक कर सकें। ठीक है, मैं फिर बोलता हूँ भाई, मैं पेड कोर्सेज नहीं दे रहा हूँ, और अगर किसी साथी को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो भाई वो मुझे अनसब्सक्राइब भी कर सकता है, डिसलाइक भी कर सकता है। और भाई मैंने हर बार ये जिक्र किया है और जिक्र अभी भी कर रहा हूँ कि जो सीबीएसई को आप छोड़ दीजिए, चलिए सीबीएसई की बात नहीं करते, हम बात करते हैं एनसीईआरटी। तो भाई एनसीईआरटी के अंदर अभी 11th और 12th की फिजिकल एजुकेशन की बुक है, अवेलेबल है, आप उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए, वहाँ से आपको सिलेबस क्लियर हो जाएगा। और एनसीईआरटी की बुक्स है वो चाहे आपका कोई भी बोर्ड है उसके अंदर वो लागू होती हैं, वहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो भाई ये जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं ना, मैं जो जिस क्वेश्चंस की अभी बात करने वाला हूँ वो क्वेश्चन ही एक्चुअल में ये डिफाइन कर रहा है अपने आप को कि ये जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं ये 11th और 12th क्लास की जो बुक्स है इसमें से आपके पूछे गए हैं भाई। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस आपका पूछा गया ना, ये वाला जो क्वेश्चन 84 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ये योगा एंड लाइफस्टाइल डिजीज। ठीक है, योगा एंड लाइफस्टाइल डिजीज जो आपका एक चैप्टर है फिजिकल एजुकेशन का 12th क्लास के अंदर, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो लाइफस्टाइल डिजीज है इसमें आपका मोटापा, ठीक है, आपका शुगर है, अस्थमा है, ठीक है, आपका हाई ब्लड प्रेशर और जो बैक पेन है ये शामिल होते हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक आपको ऑप्शन मिल रहा है, सो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सो भाई सीबीएसई की आप है या फिर एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो उठा लीजिए, ठीक है, उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। मोस्टली क्वेश्चंस यहां पर मैंने इस क्वेश्चंस पेपर को रीड किया है, सो अप्रोक्स बता रहा हूं भाई, अप्रोक्स आपको 40 क्वेश्चंस जो मैं ऑलरेडी आपको सीबीएसई से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से मैं आपको जो फिजिकल एजुकेशन के जो क्वेश्चंस है वो तैयार करके पढ़ाता हूं, तो यहीं से आपके 40 क्वेश्चन है वो सिर्फ यहाँ से आपको मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए जो लेटेस्ट अपडेट का जैसे कि आपके ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो ये बिल्कुल आप कह सकते हैं उसमें तो बुक में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 40 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे अष्टांग योग वाला है तो ये भी जो न्योली नेति धोती है षटकर्म, ठीक है, अष्टांग योग है, तो एक्चुअल में हम ये जो योग 11th क्लास का जो चैप्टर है वहाँ से आपका क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मांसपेशियों के लगातार कमजोर होने और बर्बाद होने से चिन्हित एक वंशानुगत स्थिति को क्या कहते हैं। तो देखिए वंशानुगत मतलब ये क्या है, आपकी जेनेटिक भी बन जाती है, सो ये होती है आपकी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसके अंदर मसल जो है आपने कह सकते हैं जो शक्ति है वो खो देती है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर भी चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो भाई यूएनओ के अंदर 2014 में डिसाइड किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी संबोधित वहाँ पर किया था कि हम जो 21 जून है जो सबसे बड़ा दिन होता है उसको योग डे के रूप में पूरे विश्व के अंदर सेलिब्रेट करना चाहते हैं और वहाँ से भी इनको अनुमति मिल गई थी। तो ये जो आपका यहाँ पर 21 जून, ठीक है, 21 जून को आपका मनाया जाता है और 2015 से लगातार आपका सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जो APENS का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, चलिए जी यहाँ पर राइट ऑप्शंस ले लेते हैं और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका ए। ठीक है भाई, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा राष्ट्रीय मानक। ठीक है, एक्चुअल में ये फिजिकल एजुकेशन के संदर्भ में ये प्रस्तुत करता है कि जो फिजिकल एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए वो एक्चुअल में बच्चों के लिए है या नहीं है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि वह पेशेवर जो एक मिनट भाई, हाँ अभी ले लेते हैं। वह पेशेवर जो CWSN मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है, माता पिता, शिक्षकों,
अन्य स्कूल कर्मियों और समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर उन्हें समुदाय के प्रभावी सदस्य बनने में मदद करता है, तो वह एक्चुअल में क्या कहलाता है? तो भाई इसको काउंसलर कहते हैं। जो CWSN बच्चों की, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, माता पिता है, शिक्षक है, या फिर जो अन्य स्कूल कर्मी होते हैं, ठीक है, या फिर कोई समूह के सदस्य हैं, उनके साथ मिलकर उनकी काउंसलिंग करता है और उनको समाज का एक प्रभावी सदस्य के रूप में पेश करने की कोशिश करता है। तो ये काउंसलर का काम करता है और ये आपको मिल जाएगा CWSN, ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, दिव्यांग। आई थिंक ये चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। अगर आप CBSE की बुक्स में पढ़ रहे हैं 11th 12th क्लास के अंदर, तो वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 1968 में पहला विशेष ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था। सो भाई पहला जो विशेष ओलंपिक है ये एक्चुअल में आपका इनमें से कह सकते हैं पेरिस है, वॉशिंगटन DC है, न्यूयॉर्क है, इसमें आपका नहीं हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर इसमें बोर्ड ने जो राइट माना है ये है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, आपका यहाँ पर नहीं खेला गया, ठीक है। इनमें पेरिस, वॉशिंगटन DC है, ठीक है, और न्यूयॉर्क में आपका नहीं खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का एक घटक है। सो भाई देखिए एक घटक यहाँ पर पूछा गया है, तो दो ऑप्शंस में आपको मिल रहे हैं। कौन कौन से मिल रहे हैं? एक तो मिल रही है आपको सहन शक्ति, मतलब एंड्योरेंस मिल रहा है, ठीक है, इसके साथ में आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, ठीक है। तो उपयुक्त में आपको दो मिल रहे हैं, ठीक है। और सतर्कता को आप बोलते हैं, वैसे तो एजिलिटी बोलते हैं ना, एजिलिटी, चुस्ती फुर्ती, वैसे इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर इसको मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये 1980 के बाद में, 1980 के बाद में जो एजिलिटी वर्ड है इसको हटा दिया गया है और इसकी जगह अभी आ गया है कोऑर्डिनेशन एबिलिटी या फिर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को इसका पार्ट बना दिया गया है। सो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दो मिल रहे हैं। सो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शंस आपके लिए राइट है। सो ऑप्शन डी पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि गति में आत्मा किसका आदर्श वाक्य है? गति में आत्मा मतलब भाई इसका अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो इसको स्पिरिट इन मोशन कहा जाता है। सो जैसे आपने CTS, अल्टीएस, फोर्टिस पढ़ा है, ठीक है, ये है आपका ओलंपिक का वाक्य है। सो ठीक वैसे ही आपका जो स्पिरिट इन मोशन है ये पैरालंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है, ठीक है। गति में आत्मा यहाँ पर लिखा हुआ है। सो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हृदय सहन शक्ति का आकलन करने के लिए किस शारीरिक फिटनेस टेस्ट का उपयोग किया जाता है? तो भाई यहाँ पर बात कर रहा है कि कार्डियोवैस्कुलर जो एंड्योरेंस है, आपकी कार्डियो एंड्योरेंस पावर है, उसको चेक करने के लिए कूपर का 12 मिनट का जो रन टेस्ट है ये इस्तेमाल किया जाता है। जो पुशअप्स और सिटअप्स हैं ये एक्चुअल में आपकी एब्डोमिनल की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को चेक करने के लिए, और पुशअप्स जो है आपके शोल्डर की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग कितनी है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 95 नंबर ले लेते हैं भाई। पहले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर में वसा आकलन करने की तकनीक नहीं है? तो देखिए भाई यहाँ पर तकनीक नहीं है। एक्चुअल में जो हाइड्रोस्टैटिक्स वजन है आपका त्वचा की तय की मोटाई है, स्किन फोल्ड कैलिपर से आपकी ली जाती है। तो ये तो आपके मतलब कह सकते हैं कि जो वसा है, फैट की को परसेंटेज को काउंट करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो एक्चुअल में जो बॉडी मास इंडेक्स है, बॉडी मास इंडेक्स आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट है या नहीं है, या फिर जैसे आपकी हाइट है उस हाइट के प्रपोर्शंस में आपका वेट डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, ठीक है, जिसको हम BMI बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। तो ये आपका कह सकते हैं जो फैट परसेंटेज को काउंट करने के लिए तकनीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज शरीर के विकास और वजन को नियंत्रित करता है? सो भाई वजन को और विकास को नियंत्रित करने के लिए एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, आपकी बॉडी के अंदर जो एक थायराइड ग्लैंड्स होती है, तो ये थायराइड ग्लैंड्स करती क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। और इस थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर एक्चुअल में कह सकते हैं ऑलरेडी आपका आयोडीन प्रेजेंट रहता है। जो हम बाहर से आयोडीन लेते हैं ना, इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी के अंदर जो थायरोक्सिन हार्मोन अच्छा ना बने तो हमें आयोडीन बाहर से लेने की जरूरत है। तो एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर जब खुद ही थायरोक्सिन हार्मोन बन रहा है और उसके अंदर आयोडीन की प्रेजेंस है, तो हमें ज़्यादा आयोडीन या फिर कह सकते हैं आयोडाइज साल्ट जो है वो ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो आयोडीन है ये एक्चुअल में आपकी विकास और वजन मीन्स आपकी ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट है, ठीक है, आपके वजन को नियंत्रित करने के लिए आपका काम करता है, ठीक है भाई। और मैं आपको बता दूं कि कुछ कंट्रीज के अंदर जो आयोडाइज जो साल्ट है इसको बैन भी किया गया है। अगर ये ज़्यादा आयोडीन की मात्रा आपके शरीर में ली जाती है तो ये आपकी फर्टिलिटी, आपकी कह सकते हैं कि जो आपकी जनन क्षमता है, ठीक है, बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है उसको भी कम करती है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को भी कम कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका पूछा गया स्क्रीन पर 99 नंबर ले लेते हैं
कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो भाई जो प्रोटीन है एक्चुअल में इसके अंदर आपने अगर पढ़ा भी है, इसका प्रोपोर्शन भी पढ़ा है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन इसके अंदर शामिल रहता है और कभी कभी सल्फर भी इसके अंदर इस्तेमाल रहता है। सो एक्चुअल में जो हम प्रोटीन लेते हैं ये प्रोटीन अंदर जाकर जब इसका कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन होगा, जब ये टूटेगा मतलब इसको डाइजेस्ट किया जाएगा तो ये एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और हम जो पढ़ते हैं भाई, आपने भी जरूर पढ़ा होगा 22 से 23 ये बोला जाता है कि हमारे एनवायरनमेंट में 22 से 23 जो है ये आपके एमिनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं और इसमें से जो 20 एमिनो एसिड्स है ये हमारी बॉडी को ज़रूरी रहते हैं हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और इसमें से भी अगर मैं बोलूँ कि जो हम खाना खाते हैं, जो फूड लेते हैं, उसमें 9 टाइप के जो एमिनो एसिड्स होते हैं इनको एसेंशियल, ठीक है, एसेंशियल या फिर ज़रूरी एमिनो एसिड्स कहा जाता है। बाकी के जो आपके 11 एमिनो एसिड्स जो आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं, बॉडी अपने आप उसको खुद जनरेट कर लेती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित स्वास्थ्य और कल्याण जीवन शैली निर्धारकों में से किस पर एक व्यक्ति का अधिकतम नियंत्रण होता है। तो भाई यहाँ पर देखिए, ना तो आपका कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, ठीक है, समाज और संस्कृति है, आनुवांशिकता और उम्र, तो भाई इनमें से तो मुझे तो कोई भी इसमें राइट नहीं लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन जो है बोर्ड ने भी इसको आई थिंक राइट माना है, ऑप्शन ई को राइट माना, ठीक है। सो यहाँ पर किसी का भी एक व्यक्ति का अधिकतम नियंत्रण इसमें नहीं होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर पूछा गया है कि वेस्ट हिप रेशियो की गणना करने के लिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला है या फिर अपना कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है। तो वेस्ट हिप रेशियो के लिए भाई इसमें से जो कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है, एक बार आप उसको जाके चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो आपका ये फॉर्मूला है इसमें वेस्ट हिप रेशियो का इनमें से कोई भी नहीं बन रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन ई यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंक्रोनाइजेशंस का दूसरा नाम क्या है। तो सिंक्रोनाइजेशंस एक्चुअल में क्या होता है, ये आपका कोऑर्डिनेशन रहता है भाई। कोऑर्डिनेशन देखिए, सिंक्रोनाइज स्विमिंग भी आपने नाम सुना होगा, जिसमें जो स्विमिंग करते हुए मतलब वो डांस भी करते हैं, ठीक है, मतलब वो अपनी कह सकते हैं जो बॉडी की परफॉर्मेंस है, जिम्नास्टिक जो एक्टिविटीज़ है वो एक्चुअल में स्विमिंग के अंदर ही अपना इस्तेमाल करते हैं। और कोई म्यूजिक होता है तो एक्चुअल में ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये समन्वय मतलब ये तालमेल की बात कर रहा है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि सोमैटोटाइप किसका वर्णन करने की एक विधि है। सो सोमैटोटाइप आपने जरूर पढ़ा होगा और सोमैटोटाइप में कुछ इस तरह की एक कह सकते हैं कि आकृति बनाई जाती है, ठीक है, जो एक्चुअल में क्या कर रही है, ये एक्चुअल में आपकी बॉडी का क्लासिफिकेशन करने के लिए शेल्डन के द्वारा सोमैटोटाइप दिया गया है, जिसमें एक्सट्रीम एंडोमार्फ, ठीक है, एक्सट्रीम एक्टोमार्फ, ठीक है, रेक्टेंगुलर बना रहा हूँ, और एक्सट्रीम एक्टोमार्फ, ठीक है, मीजोमार्फ आपका ऊपर वाला, ठीक है, और एंडोमार्फ होता है साइड वाला। और ये इसमें जो आपकी कह सकते हैं कि जो व्याख्या की गई है इसमें 711, ठीक है, 171 और आपकी 117, तो ये आपकी एक्सट्रीम एंडोमार्फ, मेजोमार्फ और एक्टोमार्फ के लिए बनाया गया है शेल्डन के द्वारा। और इसी के बिहाफ पे आपका जो एंडोमार्फ, एक्टोमार्फ, मेजोमार्फ जो आपकी ये कह सकते हैं कि बॉडी का क्लासिफिकेशन किया गया है, सो ये आपके मानव शरीर, ठीक है भाई, यहाँ पर ऑप्शंस में मिल रहा है हमें मानव शरीर, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। वर्णन मतलब ये सोमैटोटाइप जो है बॉडी का क्लासिफिकेशन करने की आपकी एक विधि है, ठीक है, एक तरीका है जिसमें आप किसी भी व्यक्ति के बॉडी का कह सकते हैं कि आकलन करके ये पता लगा सकते हैं कि इसको फुटबॉलर बनना चाहिए, इसको रेसलर बनना चाहिए, या फिर इसको एक वॉलीबॉल प्लेयर बनना चाहिए, या फिर एथलेटिक्स के अंदर ये अच्छा अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मस्तिष्क मेरुदर्व का प्राथमिक कार्य क्या है। तो जो मस्तिष्क मेरुदर्व है ये एक्चुअल में आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, क्या करेगा, एक तो मस्तिष्क की रक्षा करेगा, ठीक है, आसपास के जो ऊतक है उनको पोषण देने का भी काम करता है और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का भी काम करता है। सो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि 600 मीटर वॉक या फिर पैदल परीक्षण का उपयोग किसके मूल्यांकन के लिए आपका किया जाता है। ठीक है भाई, 600 मीटर जो रन है, जो आपका टेस्ट है, ये एक्चुअल में करता क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सो देखिए, ये एक्चुअल में आपके कह सकते हैं सहन शक्ति और धैर्य भी आप एक तरह से कह सकते हैं, जो एंडोरेंस स्टेमिना है उसी के लिए हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपका 600 मीटर जो आपका पैदल, और एक्चुअल में एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो आपका सीनियर सिटीजन जो टेस्ट होता है, सीनियर सिटीजन टेस्ट है, जिसको आप जॉनसन रिकली टेस्ट भी बोलते हैं, ये एक्चुअल में उसी का पार्ट है जो आपके सीनियर सिटीजन की फिटनेस को, एंडोरेंस को चेक करने के लिए आपका लिया जाता है। सो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका
राइट हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि ऊंचाई की बीमारी आमतौर पर निम्नलिखित में से किस कारण होती है। सो हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, आमतौर पर जो आपकी बीमारी है ये बोला गया कि ऊंचाई की बीमारी आमतौर पर निम्नलिखित में से किस कारण से होती है। सो ये एक्चुअल में ऑक्सीजन का दबाव है, ठीक है, आंशिक दबाव रहता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन की कमी है हाई एल्टीट्यूड पे रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्लेयर है वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। और एक्चुअल में हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग इसलिए करवाई जाती है कि जो आपका हीमोग्लोबिन का जो लेवल है आपकी बॉडी में बढ़े और जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं उनका भी साइज बढ़े, जिससे आपकी ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी है बढ़ जाए। सो ऑप्शन यहाँ पर बी बोर्ड ने राइट माना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी हृदय सहन शक्ति मापने की विधि नहीं है। सो भाई हृदय सहन शक्ति मापने की विधि नहीं है तो ट्रेडमिल जो टेस्ट है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, ये एक्चुअल में आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस पावर है उसको चेक करने के लिए ही आपका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। ठीक है, जो पुशअप्स है, पुशअप मेनली आपके शोल्डर, ठीक है, और आपकी कह सकते हैं कि जो आपकी बैक मसल्स जिसमें आपकी ट्रेपजीज भी शामिल रहेंगी, ठीक, तो उनको चेक करने के लिए, इसको मैं सीधा कहूँगा ना, पुशअप जो है आपकी अपर शोल्डर्स की जो स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन इसमें नहीं पूछा गया था, सो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि फेफड़े किसके द्वारा सुरक्षित रहते हैं। तो भाई देखिए, फेफड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आपकी स्टर्नम और स्टर्नम पे ही आपकी जो पसली है, ठीक है, जिसमें आपके 12 जोड़ी, ठीक है, रिब्स के रहते हैं, सो ये आपके जुड़ते हैं। और रीढ़ की हड्डी भी यहाँ पर बीच में शामिल रहेगी, क्योंकि जो इसके अंदर आपका थोरसिक वर्टिब्रा रहते हैं। ठीक है, थोरसिक वर्टिब्रा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, टीवी लिख रहा हूँ मैं इसको, थोरसिक वर्टिब्रा, ठीक है, थोरसिक वर्टिब्रा। तो ये 12 थोरसिक वर्टिब्रा रहते हैं जिनके ऊपर आपकी हड्डियां जो आपकी रिब्स है वो जाके अटैच होती है। सो ये सभी मिलके फेफड़ों को सुरक्षा देने का काम करते हैं। तो उपयुक्त जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि शरीर में पेट की उपकला कोशिकाएं स्रावित करती हैं। तो देखिए, जो स्टमक होता है आपका, जो पेट है, पेट के अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो एक्चुअल में करती क्या है, ये HCl, ठीक है, HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो है ये आपका बनाती है, जो आपकी बॉडी के अंदर आपका बॉडी कह सकते हैं जो आप खाना खाते हैं स्टमक में उसको डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं ये किससे जुड़ी रहती हैं। सो जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये आपकी पसलियों से जुड़ी रहती हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। डायफ्राम से नहीं जुड़ी रहेंगे, ना ही पेट से जुड़ी रहती है। ठीक है, सो आपके पसलियों के बीच में ही आपकी इंटरकोस्टल मसल्स रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जिस एथलीट के पैर की मांसपेशियों में धीमी गति से हिलने वाले मांसपेशी फाइबर का प्रभुत्व अधिक होता है उसे खालिस्तान बनने की संभावना अधिक रहती है। तो भाई एक्चुअल में ये बात कर रहा है कि अगर किसी के अंदर है जो रेड मसल्स फाइबर, ठीक है, धीमी गति से हिलने वाले का मतलब है यहाँ पर ये बात कर रहा है कि अगर किसी के रेड मसल्स फाइबर ज़्यादा हो सो वो किस तरह का धावक बन सकता है। तो मतलब कौन सा यहाँ पर वो अपना कह सकते हैं कि खिलाड़ी बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो यहाँ पर तो तेज धावक के लिए तो फास्ट ट्विच फाइबर आपको चाहिएंगे, लेकिन यहाँ पर ये बात कर रहा है रेड मसल्स फाइबर की बात कर रहा है कि अगर किसी के अंदर प्रभुत्व ज़्यादा है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी की बॉडी के अंदर 70% आपके अगर रेड ब्लड सेल्स रेड मसल्स फाइबर, ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूँ RMF, ठीक है, रेड मसल्स फाइबर, स्लो ट्विच फाइबर अगर 70% है तो वो तेज धावक नहीं बन सकता। ठीक है, तो वहाँ पर क्या बनेगा, अगर किसी के अंदर रेड मसल्स फाइबर ज़्यादा है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस रनर बन सकता है। और तेज़ धावक जो होगा, लंबी जो छलांग लगाने वाला है और जो ऊंची छलांग लगाने वाला है, ये एक्चुअल में आपके कह सकते हैं जो फास्ट ट्विच फाइबर जिनके अंदर ज़्यादा होते हैं तो वही खिलाड़ी बनते हैं। तो उपयुक्त में से कोई भी यहाँ पर राइट नहीं होगा। ठीक है भाई, सो यहाँ पर ऑप्शन ई राइट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ई राइट रहेगा भाई। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि एक फ्लेक्सर मांसपेशी, एक फ्लेक्सर जो फ्लेक्शन का काम करती है। देखिए, मान लीजिए कि ये एक जॉइंट है, मैं जॉइंट बना लेता हूँ भाई। पहले ये एक हड्डी ले ली भाई, ठीक है, और ये हड्डी, ठीक है, इसी के साथ में ये दूसरी हड्डी है, ठीक है भाई, ये दूसरी हड्डी मैंने बना दी भाई। अब एक्चुअल में ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे टिबिया आपका जो ह्यूमरस है और आपका जो अल्ना रेडियस है। अब देखिए, ये जो जॉइंट्स है, अगर जॉइंट्स आपका कम हो रहा है, जॉइंट अगर कम हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर सीधा सा ये है कि मसल्स है वो फ्लेक्स करेगी। ठीक है, ये वाली जो आपकी मसल्स है फ्लेक्स करेगी, और जब फ्लेक्शन होगा मसल का तो जो एंगल है,
ठीक है। जो जॉइंट्स का एंगल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जॉइंट्स का जो एंगल, जो ट्रेजेक्टरी पाथ और जो प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी का जो वहाँ पे अगर आपने पढ़ा है एंगल वगैरह के बारे में, तो ये वहाँ से क्वेश्चंस लिया गया है। अब मान लीजिए, चलिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको कि एक जेवलिन थ्रोवर है, इसके हाथ में जेवलिन है, ठीक है। इसने क्या किया, जेवलिन जो है ये यहाँ से अपना फेंकेगा। अब तो जेवलिन जब यहाँ से ट्रैवल करेगा तो ये जेवलिन है ये कुछ इस तरह से आपका आकार बनाते हुए जाएगा। तो ये जो पाथ बना है जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए हर तरफ से अपने आप को इसको कह सकते हैं कि जो जेवलिन उसको नीचे की तरफ खींचेगी, ठीक है। हवा चाहे चल रही हो ना चल रही हो, ठीक है, तो क्या होगा, जेवलिन कुछ दूरी तय करने के बाद में एक मैक्सिमम हाइट लेगा और मैक्सिमम हाइट लेने के बाद में डाउन आ जाएगा। तो ये जो पाथ बना है इस पाथ को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। जो भी आपका ट्रेजेक्टरी पाथ बनता है इसको पैराबोला कहा जाता है, ठीक है भाई, पैराबोला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चलिए फ्लेक्सर मांसपेशी वाला कर लिया हमने। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मानव या गैर मानव शरीर की गतिविधियों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी मूवमेंट्स होती है उनकी स्टडी करने के लिए, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती है उन गतियों को स्टडी करने के लिए जो आपका सब्जेक्ट है ये क्या है, आपका किनेसियोलॉजी रहता है, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि किस लिगामेंट को कूल्हे के जोड़ का सबसे मजबूत लिगामेंट कहा जाता है। सो भाई इस क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया है और ना मेरे कई कह सकते हैं कि जितने भी मैंने एमसीक्यू सीरीज करवाई है उसमें ये क्वेश्चंस भी आपका रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरे द्वारा नहीं करवाया गया। और भाई इसका जो राइट ऑप्शन है, इस तरह के क्वेश्चंस मतलब जो लिगामेंट्स है, लिगामेंट्स का नाम क्या है, इससे रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। अलग अलग बॉडी पार्ट्स के जो भी जितने भी मेन मेन लिगामेंट्स है, जैसे कि आपका नी के अंदर है एसीएल होता है, ठीक है, आपका एचिलिस टेंडन है, ठीक है। तो जो ये आपके लिगामेंट्स टेंडन्स की बात करें यहाँ पर हम इनको कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भाई इसका राइट ऑप्शन है आपका इलियोफेमोरल, ठीक है। इलियोफेमोरल है ये आपका मजबूत लिगामेंट कहा जाता है, ठीक है, कूल्हे के जोड़ का। ये मेरे लिए भी नया क्वेश्चन है भाई, क्योंकि मैंने लिगामेंट से इतना ये नहीं पढ़ा था कि इस लेवल तक का भी ये डीप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि टखने के जोड़ पर पैर को आगे की ओर ऊपर ले जाने को क्या कहा जाता है। भाई चलिए जी मैं इसको ना थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये है ना मेनली आपका, चलिए मैं ऑप्शन बता देता हूँ। यहाँ पे डोर्सिफ्लेक्शन इसको कहा जाता है। अब डोर्सिफ्लेक्शन कैसे कहा जाएगा, अभी ये आपकी काफ मसल हो गई है, ठीक है, ये आपका ऊपर वाला घुटना हो गया है ना, ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, और ये आपकी एडी हो गई। अब एडी से क्या बोल रहा है कि आप ना अपना पंजा ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेते हैं ना, ये कुछ इस तरह का। जब आप ऊपर की तरफ, ठीक है, पंजे को अपने पाँव की तरफ खींचते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है, डोर्सिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। और प्लांटर फ्लेक्शन क्या कब कहलाएगा, जब यही आपकी जो पोजीशन है पाँव की, चलिए मैं एक बार यहाँ से आपको बना दूंगा, ये आपकी काफ मसल होगी, ये आपका, ठीक है, और ये आपकी एडी। और अगर आप पाँव को ऐसे नीचे की तरफ करते हैं, ठीक है भाई, अगर आप पाँव को नीचे की तरफ करते हैं तो इसको प्लांटर फ्लेक्शन कहा जाता है, ठीक है, ये डोर्सिफ्लेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक प्रेरित व्यवहार किस ओर निर्देशित होता है। तो देखिए जो प्रेरित व्यवहार होता मतलब जो मोटिवेशन, जो बिहेवियर होगा, जो मोटिवेटेड है तो वो क्या करता है, अपने लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका इसमें राइट हो जाएगा। भाई क्वेश्चन का लेवल अगर मैं बात करूँ ना, क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है बहुत ही बढ़िया तैयार कर रखा है अगर एक्चुअल में देखा जाए। और जिस लेवल में कह सकते हैं कि जो बीपीएड हमारे जो पास आउट कैंडिडेट्स होते हैं बिल्कुल उसी के लेवल का ये पेपर, क्वेश्चन पेपर बना रखा है। और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उसी के हिसाब से, देखिए हर बार ऐसा ही होता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे, सो इसका अगर मैं क्वेश्चन का लेवल भी अगर मैं बात करूँ ना तो इसमें से मैं बात करूँगा कि 40 क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी, ठीक है। ईजी का मतलब अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आप इनको कर लेंगे, ठीक है। इसमें से 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल मॉडरेट लेवल के हैं, मतलब अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पकड़ा है, ठीक है, तो आप इनको कर पाएंगे। और 20% मतलब 20 क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं कि अगर आपने पढ़ा और उनकी इंटरप्रिटेशंस नहीं देखी, इंटरप्रिटेशन का मतलब है उनको किन परिस्थितियों में कैसे लागू किया जाए, ठीक है, इंटरप्रिटेशन उसको बोलते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए जी यहाँ पर ले लेते हैं इसका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए,
क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। सो प्रायोगिक मनोविज्ञान का मतलब है यहाँ पर जो प्रैग्मेटिज्म की ये बात कर रहा है, ठीक है। आई थिंक तो जो प्रायोगिक मनोविज्ञान है इसके जो जनक हैं विलियम वुंट कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि एक एथलीट 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है तो वह किस गति से दौड़ता है। सीधा सा मतलब ये है कि भाई आपका ये एक कह सकते हैं रीजनिंग एबिलिटी आपकी चेक करना चाह रहा है कि आप कितना मैथमेटिक्स को फटाक से कर सकते हैं। देखिए अगर 1 सेकंड के अंदर अगर आप 10 मीटर की दूरी तय करते हैं तो 10 सेकंड के अंदर है आप यहाँ पर 10 मीटर, ठीक है, आप इसको इंटू कर लीजिए तो ये आपका 100 मीटर हो जाएगा भाई, ठीक है। मतलब 1 मीटर के अंदर आप 10 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको राइट नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। सो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि भावना और प्रेरणा दोनों शब्द किस समान लैटिन मूल शब्द से आए हैं, ठीक है। जो भावना है और प्रेरणा है हम हमारी हिंदी के अंदर यूज करते हैं। सो दोनों शब्द हैं ये कौन सी लैटिन वर्ड से आए हैं। सो ये मूवर शब्द से निकले हैं जिसका मतलब भी क्या होता है मोटिवेशन, ठीक है, मतलब आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस चरण में तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो भाई शारीरिक जो परिवर्तन है एक्चुअल में कौन से मैं यहाँ पे आप मानेंगे इसमें, ठीक है। जैसे कि अगर अब मैं बात करूँ जो इन्फेंसी स्टेज रहती है या फिर कह सकते हैं कि जो शैशव अवस्था जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मतलब 0 से लेकर 3 साल तक की जो अवस्था है, कहीं पे 2 साल भी भाई अलग अलग जो कह सकते हैं इसको डिफाइन करने वाले जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को उन्होंने माना था, लेकिन मैं यहाँ पे 0 से 3 की यहाँ पर मान रहा हूँ। सो जो 0 से 3 के अंदर बच्चे की जो कह सकते हैं ना ग्रोथ है, ग्रोथ ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन उसकी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो पता हमें तो कह सकते हैं कि हम उसको असेस कर सकते हैं कि उसकी ग्रोथ भी हो रही है और डेवलपमेंट भी हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि तीव्र शारीरिक परिवर्तन किसके अंदर आते हैं। तो शारीरिक परिवर्तन तो भाई बच्चे के बचपन में भी आएंगे, किशोरावस्था में भी आएंगे और वयस्कता के अंदर भी आएंगे। अब शारीरिक परिवर्तन यहाँ पर अगर मेनली देखा जाए तो किशोरावस्था की हम बात करें, लेकिन उसके अंदर जो आते हैं वो सारे के सारे लैंगिक परिवर्तन आते हैं, ठीक है। लैंगिक परिवर्तन का मतलब है जो मेल और फीमेल के अंदर हमारे जो मेरिट्स होती है, डीमेरिट्स होती है, वो यहाँ पर चेंजेस होते हैं। तो शारीरिक परिवर्तन वैसे तो बच्चे के अंदर अगर हम बात करें तो 0 से 5 साल तक का जो बच्चा है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही रहेगी, उसका ब्रेन भी शार्प होता है और उसकी हाइट भी बढ़ती है। सो यहाँ पर बोर्ड ने जो राइट माना ये है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था से संबंधित समस्या नहीं है। सो भाई किशोरावस्था से संबंधित समस्या नहीं है तो ये है खाने के विकार, ठीक है। खाने का जो विकार है एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, आपने देखा होगा। ये एक्चुअल में मैं ये कहूँ कि ये प्रोफेशनल से रिलेटेड है। प्रोफेशनल में जैसे आपने देखा होगा ना एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा है, ये जो मॉडलिंग्स करते हैं, हीरो हीरोइन एक्टर होते हैं, या फिर जहाँ पर वेट कंट्रोल की बात आती है, जैसे कि किसी खिलाड़ी के अंदर भी विकार हो सकता है, जैसे कोई रेसलर है या फिर कोई बॉक्सिंग करता है, जूडो है, जहां पर वेट कंट्रोल की बात आती है, ठीक है। तो इनके अंदर भी ये एनोरेक्सिया नर्वोसा है, बुलिमिया नर्वोसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ मॉडलिंग करने वालों के अंदर ही आपका रहे। सो जो खाने का विकार है ये किशोरावस्था से संबंधित नहीं है। बाकी मादक द्रव्यों का सेवन है इसकी तरफ है, ये आपका समस्या पैदा हो सकती है बच्चों के अंदर किशोरावस्था में, क्योंकि कह सकते हैं ना कि अच्छाई की तरफ कम और किशोरावस्था में जो बुराई है या फिर कह सकते हैं जो ऐसी चीज़ें जो आपको फीलिंग दे या फिर जो आपको करना अच्छा लगता है, तो जो कह सकते हैं जो किशोरावस्था वाले जितने भी हमारे कह सकते हैं जो छोटे भाई बहन है वो इनकी तरफ अग्रसर हो जाते हैं। और असामाजिक व्यवहार तो इनका कह सकते हैं कि रहता ही है, क्योंकि ये विद्रोही प्रवृत्ति, ठीक है, समाज की विद्रोही प्रवृत्ति इनके अंदर पैदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि एथलेटिक या शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्थित योजना क्या कहलाती है। तो भाई जो एथलेटिक्स है या फिर कोई भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आप देते हैं तो जो उसमें आप व्यवस्थित योजना करते हैं ये एक्चुअल में क्या कहलाती है, पीरियडाइजेशन इसको कहा जाता है, अवधिकरण, जिसके अंदर मेजो, माइक्रो और आपके मैक्रो आप साइकिल प्लान का ध्यान रखते हैं और एक कंसेप्चुअल प्लान भी आप अपना बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सफल खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल रहता है। सो भाई एक जो आपका सफल प्रशिक्षण आप तैयार करते हैं या फिर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आप किसी बच्चे को दे रहे हैं, सो आप कुछ एक बातों का ध्यान में रखते हैं। और वो बातें क्या ध्यान में रखनी चाहिए, एक तो आप लक्ष्य का अपना ले कि आप उसको स्टेट लेवल की तैयारी करवा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की तैयारी करवा रहे हैं या फिर नेशनल लेवल की तैयारी करवा रहे हैं, कौन सा लेवल, मतलब आपका लक्ष्य क्या है। उसके साथ में वर्कआउट की आप अपनी प्लानिंग करते हैं, ठीक है, मतलब आपको वीकली क्या करवाना है, मंथली क्या करवाना है, मैक्रो साइकिल के अंदर क्या करवाना है,
इसके साथ में जो बच्चे के साल भर आप फिटनेस बनाए रखेंगे, ट्रांजिशनल पीरियड का भी अंदर ध्यान में रखेंगे कि ट्रांजिशनल पीरियड में भी बच्चे की अच्छी रिकवरी हो, लेकिन वो फिटनेस भी अपनी बना के रखे। सो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वार्मिंग अप क्यों किया जाता है। सो वार्म अप जो किया जाता है, ये देखिए एक्चुअल में क्यों किया जाएगा, ये आपकी मांसपेशियों के अंदर ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए आपका यूज होता है। ठीक है, शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए। ठीक है, और चयापचय दर जो है मतलब मेटाबॉलिक रेट को कम करने के लिए। सो एक्चुअल में जो जब आप मतलब एक्टिविटी करेंगे तो भाई मेटाबॉलिक रेट तो आपकी फास्ट ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन राइट मिल रहे हैं। सो उपयुक्त डी पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक जो ऑप्शन है वो राइट है। सो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मनोविज्ञान और शारीरिक बोरियत से बचने के लिए प्रशिक्षण के तरीकों को बदलें ताकि प्रशिक्षण सत्र के दौरान पठार तक न पहुंचे। यह निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत को संदर्भित करता है। तो देखिए, अगर आप लर्निंग की कर्व अगर आपने पढ़ी होगी जिसमें कॉन्वेकेव, ठीक है, कॉन्वेक्स और आपकी एक होती है लर्निंग के अंदर क्या होता है, एक आप जगह पे अपनी परफॉर्मेंस रुक जाती है। तो जहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस रुकती है उसको क्या कहा जाता है, लर्निंग प्लेटू कहा जाता है। तो उस लर्निंग प्लेटू ना आए इसके लिए आप क्या करते हैं, अपने सत्र जो अभी आप प्रशिक्षण सत्र दे रहे हैं या फिर अपना जो ट्रेनिंग यूज कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेशंस दे रहे हैं, उसके अंदर आप क्या करते हैं, वेरिएशन लेके आते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मतलब यहाँ पर सीधा सा ये है कि ये बात करता है कि जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर अगर आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्लान तैयार कर रहे हैं तो कौन सा यहाँ पर सिद्धांत ध्यान में रखेंगे। सो यहाँ पर लॉ होगा, लॉ ऑफ या फिर प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब यहाँ पर वेरिएशन होना जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, विविधता का जो सिद्धांत है यहाँ पर ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, और भाई इस क्वेश्चन को तो मैं ना कम से कम भी 5 से 6 वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि जो वाडा है, ठीक है भाई, और मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि वाडा है 1999 में बन गई थी। ठीक है, फिर सन 2000 के अंदर जब सिडनी ओलंपिक आपका हुआ था तो इसमें पहली बार है डोपिंग से रिलेटेड है शपथ ली गई थी कि भाई हम डोपिंग का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और डोपिंग के अगेंस्ट हम रहेंगे। ठीक है, तो ये शपथ भी दिलाई जाती है। और मैंने ये भी बताया कि जो हमारी नाडा है इसकी स्थापना है 2005 में हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, और पहली बार कह सकते हैं जो डोपिंग का केस है वो 1968 के अंदर आपका डोपिंग के टेस्ट लिए गए थे। ठीक है, तो ये सभी आपको मैंने बताया है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में भी आपको मिल रहा है 1999। ठीक है, तो वाडा का गठन किया गया। सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जन्म से बच्चे के मोटर विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो भाई देखिए, जो मोटर विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो हो जाएगा मेनली आपका अनुवांशिकी। ठीक है, जो हेरिडिटी है, आपकी हेरिडिटी आपके मोटर विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। मतलब आपको अपनी जीन में क्या मिला है। आपने सुना भी होगा ना, कई बार ये बोलते हैं कि फौजी का बेटा है या फिर जो फौजी की परिवार की जो फैमिलीज है वो फौज में ही जाते हैं, उसका दादा भी फौज में था, वो भी फौज में था। तो एक्चुअल में ये यहाँ पे ये संदर्भित कर रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये आपका एक मैसेज है कि जो जीन्स होते हैं वो हमारी मेरिट्स और डीमेरिट्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाते हैं। तो जो हमारी मोटर एबिलिटीज होंगी, मतलब हम क्या सीखते हैं, हमारा रनिंग स्टाइल कैसा होगा, ये जो चीजें हैं ये हमारे जीन पे ही डिपेंड करती है, हेरिडिटी पे डिपेंड करेंगी। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया है। तो भाई अगर ये ध्यान में है ना आपको कि महिलाओं ने पहली बार 1900 में भाग लिया है, तो आप इस क्वेश्चन को फटाक से सोल्व कर देंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उपयुक्त में से कोई भी जो ऑप्शन है वो राइट नहीं है। सो ऑप्शन ई यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, 1900 में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था, इस चीज को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि साइना नेहवाल ने किस ओलंपिक खेल में बैडमिंटन में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। तो भाई आप सभी को पता होगा कि जो लंदन 2012 का आपका ओलंपिक हुआ है, इस ओलंपिक में भारत के 6 मेडल आए थे। ठीक है भाई, 6 मेडल आए थे, जिसमें साइना नेहवाल ने भी बैडमिंटन के अंदर मेडल लिया था और फर्स्ट विमेन प्लेयर हैं बैडमिंटन के अंदर भारत को मेडल दिलाने वाली। इसके बाद में पीवी संधू ने 2016 के अंदर, ठीक है, सिल्वर मेडल जीता था। और फिर 2020 अभी जो आपका खेला गया टोक्यो ओलंपिक है, इसके अंदर है
यहाँ पर कांस्य पदक है पीवी संधू ने लिया है। कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है 2 लगातार मेडल जीतने वाली भारतीय जो महिला खिलाड़ी है, बैडमिंटन शटलर है, ये है पीवी संधू, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि साइना नेहवाल ने किस ओलंपिक में मेडल जीता है भारत के लिए, तो 2012 लंदन ओलंपिक में जीता है, ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि काइफोसिस एक आसनीय विकृति है जिसे आमतौर पर जाना जाता है। सो भाई जो काइफोसिस है इसको राउंड बैक भी कहा जाता है और इसको हंच बैक भी कहा जाता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और क्वेश्चन है आपका सीधा सा अफर्ड, ठीक है भाई, अफर्ड की फुल फॉर्म क्या है, और अफर्ड की जो फुल फॉर्म है ये हो जाएगी आपकी, देखिए मैं इसको बता देता हूँ, अमेरिकन अलायंस हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस, ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बनती है। सो ऑप्शंस में यहाँ पर देखिए भाई हिंदी में लिखा हुआ है, अगर इसका इंग्लिश वाला वर्जन मुझे अगर मिला तो मैं इंग्लिश वाला वर्जन भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाई बोर्ड ने राइट माना है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों में उच्च तीव्रता पर गतिविधि की न्यूनतम अवधि खाली स्थान प्रति सप्ताह होनी चाहिए, मतलब उनको आप कितने कम से कम ड्यूरेशन में कितने, एक सप्ताह के अंदर कितने मिनट है, आप कह सकते हैं कि हाई इंटेंसिटी जो वर्कआउट है वो करवाएंगे 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को। तो भाई ये क्वेश्चंस भी मैंने नहीं पढ़ाया जहां तक मुझे पता है। सो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर देखिए जो बोर्ड ने राइट माना कि 75 मिनट कम से कम है, आप हाई इंटेंसिटी जो वर्क है वो जो 65 प्लस जो पीपल्स हैं आप उनको हफ्ते में एक बार आप इतना करवा सकते हैं, मतलब हफ्ते की ड्यूरेशन यहाँ पे बताई गई है, ठीक है भाई, 75 मिनट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आंशिक कर्ल अप, ठीक है, जो आप कर्ल अप करते हैं, मतलब यहाँ पर सीधा सा मैं आपको समझा दूँ, जो आप सीटअप्स लगाते हैं ना, सीटअप्स होता क्या है एक्चुअल में, आप जो सीटअप्स लगाते हैं ना ये वाला सीटअप्स रहेगा। अब ये इसके हाथ हो गए, इसने हाथ पीछे रख लिए या फिर आपने ये साइड में अपने हाथ रख लेगा, तो ये यहाँ पे क्या करता है, ये सीटअप्स लगाता है ना, ये वाला क्या करेगा, ये अपना जो बॉडी पोर्शन है यहाँ से ये इस तरफ लेके जाएगा, सीटअप्स जो आप लगाते हैं ना अपना, या फिर इसमें हाफ स्क्वाट ऐसे ये पोजीशंस रख लेगा भाई। चलिए जी, अभी सीटअप्स लगाएगा ना, तो ये सीटअप्स में क्या करेगा, जो अपना ये वाला शरीर है इसको यहाँ पे उठा के लेके जाएगा। तो ये जो सीटअप्स आप लगाते हैं एक्चुअल में ये क्या चीज़ चेक करते हैं, मतलब यहाँ पर परीक्षण का पूछा गया है। सो ये परीक्षण क्या करेंगे, ये आपकी पेट की ताकत और एंड्योरेंस को चेक करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में एक प्रोटीन वर्णक जो हीमोग्लोबिन के समान होता है, ठीक है, कहलाता है। तो भाई मसल्स के अंदर जो प्रोटीन वर्णक है ये आपका मायोग्लोबिन रहता है, जो हीमोग्लोबिन के समान ही आपका काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि मेडिसिन बॉल थ्रो आपने देखा भी होगा, जैसे जो एचएम बैरो फिटनेस टेस्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर आपका यूज़ किया जाता है, आपका हार्वर्ड अफर टेस्ट के अंदर भी आपका इस्तेमाल किया जाता है। सो जो मेडिसिन बॉल थ्रो है एक्चुअल में ये पूछ रहा है कि इसमें महिलाओं के लिए जो वजन होगा, लड़कियों के लिए जो मेडिसिन बॉल का वजन है कितना रहेगा। सो भाई 1 किलोग्राम की रहती है यहाँ पर उनके लिए मेडिसिन बॉल थ्रो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका ई राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक ऊर्जा प्रणाली, ठीक है, एक ऊर्जा प्रणाली जो 5000 मीटर दौड़ के दौरान ऊर्जा प्रदान करती है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको एरोबिक, ठीक है, एरोबिक प्रणाली या फिर एरोबिक कैपेसिटी इसको कहा जाता है, ठीक है भाई। सो आपने देखा भी हो ना, 5000 मीटर है, 10,000 मीटर है, क्रॉस कंट्री है, मैराथन, हाफ मैराथन, फार्टलेग ट्रेनिंग करते हैं, तो इसके अंदर आपकी एरोबिक कंडीशंस में आप काम करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि VO2 मैक्स निर्धारित करने के लिए आप किसकी आपको आवश्यकता होती है, कौन से ऐसे कारक हैं जिनको आप ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो एक तो आप ध्यान में क्या रखेंगे, एक तो आपका लिंग है, ठीक है, एक आप आयु है, इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपको राइट मिल रहा है इसमें। सो यहाँ पर ऑप्शन डी पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि 1 मिनट के दौरान हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा क्या कहलाती है। सो भाई 1 मिनट की यहाँ पर बात करें ना, 1 मिनट की, तो आप इसको पहले ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारा हार्ट है वो 72 टाइम हार्ट बीट करता है। जो एक धड़कन होती है ये 0.8 सेकंड के अंदर आपकी कंप्लीट हो जाती है, लब डब, ठीक है। तो ये जो लब डब की जो एक हार्ट बीट आती है, इस एक हार्ट बीट के अंदर हमारा जो 70 ml ब्लड है ये आपका पंप आउट होता है। अब यहाँ पर जो 72 हार्ट बीट है, जब आप इसको 72
टू मल्टीप्लाई बाय 70 कर देंगे तो ये आपका 5040 ml आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि 1 मिनट के अंदर आपका 5040 ml जो ब्लड है ये पंप आउट होता है। तो यहाँ पर जो ये टोटल अमाउंट है इसको कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। ठीक है सही, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों की फिटनेस मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला खालिस्तान टेस्ट है। तो भाई यहाँ पर इनमें से कोई भी टेस्ट आपका इस्तेमाल नहीं किया जाता, सो ऑप्शन ई यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब ये सन 2000 के अंदर, ठीक है, सन 2001 में आपका जॉनसन रिकली, ठीक है, जॉनसन रिकली एक टेस्ट बनाया था और ये बनाने वाले भी जॉन्स और रिकली थे। ठीक है, इसको सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट भी कहा जाता है, जिसके अंदर आपका 60 प्लस, ठीक है भाई, किसमें 60 प्लस जो पीपल्स हैं इनको इंक्लूड किया गया था। और जो सबसे उम्र दराज व्यक्ति जो इस जॉनसन रिकली ने जब इस टेस्ट को बनाया था तो इसमें 94 प्लस, ठीक है, एक 94 प्लस का एक व्यक्ति था जिसके ऊपर ये परीक्षण किए गए थे। ठीक है, तो ये जो आपका सन 2001 में जॉनसन रिकली टेस्ट बनाया गया था जो सीनियर सिटीजन की फिटनेस को चेक करने के लिए, तो ऑप्शंस में यहाँ पर कोई भी आपका राइट नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि बलपूर्वक निश्वसन के बाद फेफड़ों में बची हवा की मात्रा कहलाती है। भाई जब आप ना सांस को, ठीक है, जो आपने रेस्पिरेशन किया है आप उसको एक्सेल कर देते हैं, बाहर जो हवा आपने फोर्सफुली निकाल दी, उसके बाद में भी आपके फेफड़ों के अंदर जो हवा रहती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको अवशिष्ट आयतन, ठीक है, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी कहा जाता है। ठीक है भाई, उसको क्या कहा जाएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि वह क्षेत्र जहां बलों का अध्ययन फोकस में रहता है, ठीक है, वह क्षेत्र जहां बल जो फोर्स है उसका अध्ययन आपका फोकस में रहता है तो वह क्या कहलाता है, सो ये आपका कहलाएगा काइनेटिक्स। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि किस प्रकार के लीवर में भार, बल और फलक्रम के बीच में रहता है। लीवर भाई यहाँ पर हिंदी में लीवर नहीं कहा जाता, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, उत्तोलक कहा जाता है। ठीक है भाई, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, ठीक है, उत्तोलक, ये भाई उत्तोलक की बात कर रहा है। और उत्तोलक को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने नींबू निचोड़ने वाला जरूर देखा होगा, है ना, नींबू निचोड़ने वाला देखा ना आपने, बिल्कुल ठीक, तो वहाँ पर ये जो आपका नींबू निचोड़ने वाला लेमन स्क्वीजर जिसको हम नाम देते हैं ना, सो ये टाइप 2 आपका रहता है। तो यहाँ पर भी सेम उसी की बात कर रहा है भाई, ये एक आपका फलक्रम हो गया, मतलब ये एक पॉइंट हो गया एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या किया, फलक्रम के बीच में बात करें ना, भार, बल और फलक्रम, हाँ, यहाँ पर आपने क्या लगाया, यहाँ पे अपनी फोर्स लगाई, और यहाँ पे आर, आर का मतलब है रेजिस्टेंस, ठीक है, और जहाँ पर मैं ए लिख रहा हूँ इसका मतलब है एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस के तौर पे इसको ना थोड़ा सा मैं ऐसे समझा दूँ, देखिए ये आपका एक्सिस हो गया और ये आपका लेमन स्क्वीज़र का ऊपर वाला पार्ट और ये लेमन स्क्वीज़र का नीचे वाला पार्ट। ठीक है, और इस पे आपने क्या किया, आप यहाँ पे अपनी फोर्स अप्लाई करते हैं इन दोनों सिरों पे, है ना, यहाँ पे और यहाँ पे अपनी फोर्स अप्लाई करेंगे, और ये बीच में भाई मैंने आपका आधा नींबू काट के इसमें रख दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस कौन सा होगा भाई, इसमें नींबू, ठीक है, रेजिस्टेंस रहेगा तो इसका रस निकल जाएगा भाई नीचे की तरफ जब आप इसको दबाएंगे। तो ये टाइप 2 आपका एग्जाम्पल यहाँ पर पूछ रखा था। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट रहेगा। और इनको समझाने के लिए, लीवर को समझाने के लिए भाई अलग से मैं वीडियो भी आप सभी के लिए बना दूंगा अगर आप मुझे कमेंट करके कहेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्यों को बताने वाले 3 P में शामिल नहीं है। तो भाई यहाँ पर कौन सा इनमें से शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सो ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये 3 P वाला भी भाई मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया, फर्स्ट एड से रिलेटेड जब वीडियो लेके आएंगे तो उसमें करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ की गति की सीमा को
सीमित करने के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब जो आपके जॉइंट्स होते हैं ना, उन जॉइंट्स के अंदर जो भी मूवमेंट्स होती है उनको सीमित करने का जो काम है वो कौन करते हैं, ये लिगामेंट करते हैं, स्नायु बंधन इनको कहा जाता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर लिगामेंट्स ना होना तो आपके जॉइंट्स, मतलब ये कह सकते हैं कि कोई भी आपके अंदर वॉकिंग, ठीक है, जो आप चलते हैं ना जॉइंट्स, मान लीजिए कि कोई हड्डियों का ढांचा हो, ठीक वैसे ही हो जाएगा बिना लिगामेंट्स के। अब हड्डियों का ढांचा जुड़ा हुआ तो है, हड्डियों के जोड़ तो हैं, लेकिन एक्चुअल में जो लिगामेंट्स हैं उन जॉइंट्स को बांध के रखते हैं, ठीक, और तभी आपकी मूवमेंट, सब मसल्स जब फोर्स एक्सर्ट करती है तभी आपकी मूवमेंट्स हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर कि जीवित जीवों के अध्ययन में यांत्रिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग का वर्णन करने के लिए बायोमैकेनिक्स शब्द को कब अपनाया गया था। सो भाई ये 1970 के दशक की शुरुआत के अंदर, ठीक है, 1970 के दशक की शुरुआत के अंदर इनको अपनाया गया था भाई बायोमैकेनिक्स शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम को और किस नाम से जाना जाता है। सो भाई न्यूटन का जो गति का नियम है इसको एक्सीलरेशन, ठीक है, लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। सो ये यहाँ पर हो जाएगा परिणामी बल, ठीक है, परिणामी बल भी हम इसको बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि फार्टलेग प्रशिक्षण का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भाई मूल सिद्धांत किस पे काम करता है, जो फार्टलेग है, गोस्टा होल्मर ने ये जो आपका ये बनाया था फार्टलेग ट्रेनिंग। तो फार्टलेग ट्रेनिंग जो है ये स्वीडिश वर्ड है और इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, सॉरी इंग्लिश में क्या होता है, स्पीड प्ले। भाई स्पीड और प्ले, ठीक है, प्ले का जो मतलब है ये होता है वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन इसका मतलब होता है, ठीक, और स्पीड का मतलब क्या हो गया, स्पीड भाई, ठीक है, आप इसको स्पीड ही बोलेंगे ना। तो स्पीड के अंदर जो वेरिएशन आपका किया जाता है तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया गति में भिन्नता, ठीक है। और आपने देखा भी होगा जब आपको एक ऊबड़ खाबड़ है, मतलब आपको एक पाथ दे दिया, ठीक है, इसके अंदर भाई ये पहाड़ी भी आ गई है, ठीक है, इस पहाड़ी के ऊपर से भी जाना है, फिर ये आपका एक डाउनवर्ड एरिया आ गया है, ठीक है, फिर ये आपको स्टेयर्स दे दी गई है, ठीक है, फिर आपको स्टेयर से नीचे आना है। तो अगर ऐसा एरिया दे दिया जाए तो क्या आप अपनी एक सेम स्पीड रख पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं रख पाएंगे, आपको अपनी स्पीड के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि खेल प्रशिक्षण की आइसोकाइनेटिक जो पद्धति है, आइसोकाइनेटिक जो मेथड है, ये जो आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो जे पेरिन ने 1968 के अंदर जे पेरिन ने आइसोकाइनेटिक मेथड को इजाद किया था, बनाया था। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति चरणों की उच्च स्तर की फाइन ट्यूनिंग प्राप्त करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। सो भाई इसको कहा जाएगा आपका ऑप्शन, एक मिनट भाई, गति चरणों की उच्च स्तर की फाइन ट्यूनिंग प्राप्त करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। भाई इसको कुछ भी नहीं कहा जाएगा, इनमें से ऑप्शन ही आपके राइट नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन ई यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई, अभिविन्यास क्षमता अनुकूलन, ठीक है, युग्मन। तो ये तो आपके कोऑर्डिनेशंस के रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है, कपलिंग एबिलिटी है, ठीक है, एडेप्टेशन एबिलिटीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था कि हाई एल्टीट्यूड पर प्रशिक्षण के अनुकूलन को क्या कहा जाता है। तो इसको एक्मलेटाइजेशन कहा जाएगा भाई, ठीक है, एक्मलेटाइजेशन। सुपर कंपनसेशन तो होता है जब आप किसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसको सुपर कंपनसेशन कहा जाता है, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन है, मतलब जब आप बॉडी का टेम्परेचर उसको रेगुलेट करना सीख लेते हैं तो थर्मो रेगुलेशन उसको कहा जाता है। तो एक्मलेटाइजेशन इसको कहा जाता है। तो भाई ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विधि में स्ट्रेचिंग लयबद्ध तरीके से की जाती है। सो भाई लयबद्ध तरीका देखिए, एक्चुअल में जो है ना, मतलब धीरे धीरे स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्ड, ठीक है, बैलिस्टिक मेथड है, पीएनएफ है, ये सारे के सारे फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए आपके मेथड है। लेकिन जो बैलिस्टिक मेथड है इसके अंदर आपका स्ट्रेचिंग लयबद्ध तरीके से की जाती है, ठीक है, बैलिस्टिक मेथड से आपका की जाती है। सो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। सो भाई दोस्तों ये यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे 80 क्वेश्चंस आप सभी को करवा दिए हैं, ठीक है, जो आपके बीपीएससी जो अभी रिसेंटली 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चंस जो आपने किए हैं अच्छे से किए होंगे और बहुत ही जल्द इसका रिजल्ट भी आप सभी को मिल जाएगा। और होपफुली कि जो मैंने चैनल पे आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाई आपको वहाँ से
हेल्प मिली होगी, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सभी को हेल्प मिले और ज़रूरी नहीं है कि जो मैं वीडियोज़ सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ वो सभी तक पहुँचे। ये बात होती है शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करने पे। सो मैं नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, ठीक है? आपका दिल करे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर दिल ना करे तो अनसब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो अच्छी बताइएगा, अगर नहीं लगी तो वो भी हमें बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।